इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और छोटा सा वीडियो अचानक चर्चा का विषय बन गया। घटना उस समय की है जब जेडी वांस एक आधिकारिक कार्यक्रम के लिए मीटिंग हॉल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मौजूद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पाकिस्तान को लेकर सवाल किया। वांस कुछ क्षण के लिए रुके, हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वी लव पाकिस्तान, और फिर आगे बढ़ गए। ये जवाब भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसे बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। कई समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यही क्लिप लगातार दिखाई जाने लगी और इसे अमेरिका की कथित नई प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जाने लगा। इससे पहले भी जेडी वांस पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर चुके थे। अब इस नए बयान के बाद वहां ये नैरेटिव और मजबूत किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते एक बार फिर नई दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम सवाल भी खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के साथ अपने संपर्कों को इतना महत्व देता हुआ दिखाई देता है, जबकि अतीत में ओसामा बिन लादेन और एबटाबाद जैसी घटनाओं ने इन्हीं संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। भारत में भी इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ जानकार इसे केवल भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए पाकिस्तान से संवाद जारी रखना चाहता है। वहीं कई विश्लेषकों की राय है कि कुछ सेकंड की एक क्लिप को आधार बनाकर किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इन बदलते संकेतों को देखते हुए अपनी विदेश नीति में कोई नया कदम उठाना चाहिए, या फिर पूरी तस्वीर सामने आने तक धैर्य के साथ हालात का इंतजार करना बेहतर रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप स्विट्जरलैंड में हुई वास्तविक वार्ता पर नजर डालें तो फिलहाल वहां से किसी बड़े समझौते या ऐतिहासिक घोषणा की खबर सामने नहीं आई है। जिन लोगों को तुरंत किसी निर्णायक परिणाम की उम्मीद थी, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दोनों पक्षों ने फिलहाल बातचीत का सिलसिला जारी रखने और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। हालांकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शुरुआती सहमति जरूर बन चुकी है। सबसे पहले ये तय किया गया है कि आगे होने वाली सभी वार्ताओं की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाई जाएगी, जो पूरे संवाद की दिशा और प्रगति पर नजर रखेगी। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अलग अलग तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें काम करेंगी, ताकि हर जटिल विषय का समाधान विशेषज्ञ स्तर पर तलाशा जा सके। यानी फिलहाल रणनीति यही रखी गई है कि बड़े विवादों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाया जाए और धीरे धीरे किसी व्यापक समझौते की नींव तैयार की जाए। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगले 60 दिनों का एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले 2 महीनों के दौरान दोनों देश कुछ ठोस प्रगति हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं लेबनान में लगातार बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए एक विशेष डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति बनी है, ताकि किसी भी सैन्य तनाव को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। समुद्री सुरक्षा को लेकर भी एक अहम व्यवस्था तैयार की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यदि किसी जहाज से जुड़ा विवाद या तनाव पैदा होता है तो उसे तत्काल बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संपर्क तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी छोटी गलतफहमी या सीमित घटना के कारण व्यापक सैन्य टकराव की स्थिति न बने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कागज पर तैयार हुई ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होंगी, क्योंकि मध्य पूर्व का इतिहास बार बार ये दिखाता रहा है कि वहां समझौते करना जितना आसान लगता है, उन्हें लंबे समय तक लागू रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। कहते हैं एशिया से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां इस बार केंद्र में जापान और भारत के संबंध हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच एक अहम राजनयिक गतिविधि देखने को मिल सकती है। यदि सभी तैयारियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी होती हैं तो अगले महीने भारत जापान के प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और बड़े निवेशकों की भी मेजबानी करेगा। जानकारी के अनुसार जापान की नई प्रधानमंत्री सनाई तकाइची भारत यात्रा की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस दौरे की सबसे दिलचस्प बात इसकी शुरुआत को लेकर सामने आई है। आमतौर पर विदेशी नेताओं की आधिकारिक यात्राएं नई दिल्ली से शुरू होती हैं, लेकिन इस बार प्रस्तावित कार्यक्रम कुछ अलग है। शुरुआती पड़ाव के तौर पर असम के गुवाहाटी को चुना गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनका स्वागत कर सकते हैं। अगर ये यात्रा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित होती तो इसे सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम माना जा सकता था, लेकिन जिस तरह इस दौरे की रूपरेखा तैयार की जा रही है उससे संकेत मिलता है कि इसके पीछे केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सोच भी काम कर रही है। यही वजह है कि ये यात्रा अब सामान्य राजनयिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर भारत जापान संबंधों के नए अध्याय के रूप में देखी जा रही है, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अब इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पोलैंड के फैसले के बाद यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कदम उठाया गया है। खबर है कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें मिला सम्मान वापस लौटाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पोलैंड द्वारा दिए गए अपने सम्मान वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी अब ये मामला केवल किसी एक पुरस्कार का नहीं रह गया, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी और आपसी नाराजगी की खुली झलक बन चुका है।
यूक्रेन का कहना है कि इतिहास की घटनाओं को लेकर अलग-अलग देशों की अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है और हर राष्ट्र अपने अतीत को अलग नजरिए से देखता है। लेकिन कीव का यह भी मानना है कि ऐसे समय जब रूस के साथ संघर्ष अभी भी जारी है, तब पुराने विवादों को सामने लाने से सहयोग कमजोर पड़ सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा मॉस्को को मिल सकता है। दूसरी ओर पोलैंड का तर्क है कि ऐतिहासिक घटनाओं और पीड़ितों की यादों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच ये विवाद अब केवल इतिहास की बहस नहीं, बल्कि कूटनीतिक रिश्तों की परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस मतभेद को जल्द सुलझा लेंगे, या फिर ये विवाद आने वाले महीनों में उनके रणनीतिक संबंधों पर भी असर डालेगा। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल आज की सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें यही थीं। अब आपकी राय जानना भी उतना ही जरूरी है। इनमें से किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? किस मुद्दे पर आपकी सोच अलग है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा असर किस घटनाक्रम का देखने को मिल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रिसर्च आधारित अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।